आईबीपीएस क्लर्क 2024 का जो आपका प्रीलिम का एग्जाम है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 से ही आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी करते रहिए और पैरेलली आपको मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने हैं। वैसे जो इनिशियली दे रहे हैं ऑलरेडी मॉक टेस्ट तो बहुत बढ़िया बात है, और एनालाइज भी किया करिए अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपका जितना भी स्कोर आ रहा है और जहां जहां आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उन चीज़ों को एनालाइज कीजिए। जहां पर आप कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं उन चीज़ों को क्या है आपको कवर अप करना है। और अगर अभी तक मॉक टेस्ट देने स्टार्ट नहीं किए तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। रेगुलर बेसिस पे आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट करने ही हैं। अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए देखो, अगर हम बात करें रीजनिंग के सेक्शन में, आफ्टर ऑल हम मेमोरी बेस्ड पेपर जो है रीजनिंग का यहां पर डिस्कस करेंगे, जो पिछले साल आईबीपीएस क्लरिकल का एग्जाम हुआ था उसी के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन मैंने सेट किए हैं। ठीक है, मेमोरी बेस्ड पेपर लगा लीजिए एक तरह का। तो हम उन क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे उसकी टेक्निक सीखेंगे। क्या हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका हो सकता है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखते ही आपको इग्नोर करके चलने हैं स्टार्टिंग में, कौन से सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने हैं और किन क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है देखते ही। वो सारे का सारा सिनेरियो जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने जो आपके साथ बीतेंगी चीजें, उसको कैसे हैंडल करना है ऐसी सिचुएशन को, वह सारी टेक्निक इस सेशन में देखेंगे। ये हमारा जो है पहला रीजनिंग का जो है मेमोरी बेस्ड पेपर रहेगा। ऐसे ही आगे भी आपको प्री से पहले पहले मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो सेशन को एंड तक देखिएगा। एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए किसी भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, उसकी स्ट्रेटेजी आपको आज पता चलेगी। बस उन्हीं चीजों को आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट कर देना है। ठीक है, तो सेशन को एंड तक देखिए, चाहे डबल स्पीड के साथ देख लो। शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में ही आपको देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का केस है। बस ये मान के चलिएगा, ये चीज गांठ बांध लीजिए कि आपको कभी भी सिटिंग और पजल देखते ही अटेम्प्ट नहीं करना। हालांकि क्लरिकल प्रीलिम का एग्जाम है तो क्वेश्चन सारे ही आपको इजी लेवल के ही मिलेंगे, बट फिर भी ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना, कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि ये तो बहुत आसान है, हम तो कर ही लेते हैं, मॉक टेस्ट में ट्राई किया हुआ है। बट फिर भी आप रिस्क मत लीजिए। सफिशिएंट टाइम होगा आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, बट फिर भी आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। जैसे ही आपको सिटिंग और पजल के क्वेश्चन दिखेंगे आप स्टार्टिंग में ही उनको अवॉइड करके चलो। सिलोजिज्म देखते ही अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन में आपको ओनली अ फ्यू का केस है। अगर नहीं होल्ड बना हुआ तो होल्ड बना लीजिए ओनली और ओनली अ फ्यू के केसेस पे, और कंक्लूजन में कैन नेवर के केसेस पे, क्योंकि पूरे पूरे चांसेस है आने के। तो स्टेटमेंट में दिया गया है ओनली अ फ्यू बसेस आर ट्रक्स। केवल कुछ ही बसेस ऐसी हैं जो ट्रक्स बन के बैठी हैं, मतलब रिमेनिंग बसेस जो हैं वो ट्रक्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू सम और सम नॉट दोनों का कॉम्बिनेशन है। एटलीस्ट सम ट्रक्स आर कार्स, कम से कम कुछ ट्रक्स ऐसे हैं जो कार्स हैं। अब देखिए एटलीस्ट जो है बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो समझते हैं ये पॉसिबिलिटी का पार्ट है। भाई ये ना तो ये श्योरिटी का पार्ट है ना पॉसिबिलिटी का पार्ट है, ये स्टेटमेंट का पार्ट है, जिसमें हम ये कंसीडर करते हैं जो आपका ये क्वांटिफायर है एटलीस्ट वो सम के इक्विवेलेंट माना जाता है, मतलब कि सम ट्रक्स आर कार्स। ओके, उसके बाद ओनली अ फ्यू प्लेन्स आर कार्स, केवल कुछ ही प्लेन्स ऐसे हैं जो कार्स का हिस्सा हैं, मतलब रिमेनिंग प्लेन्स जो हैं वो कार का हिस्सा नहीं है। अब निष्कर्ष देखिए इनके ऊपर क्या है, कहता ऑल ट्रक्स कैन नेवर बी कार्स। सारे के सारे ट्रक्स क्या कभी कार नहीं हो सकते, या सारे के सारे ट्रक्स जो हैं वो कार कभी हो ही नहीं सकते। तो कैन नेवर का केस जब भी आएगा वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट माना जाता है, श्योरिटी के इक्विवेलेंट। ओके, कि अगर कोई चीज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कभी कर भी नहीं सकती। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या सभी बसेस ट्रक्स का पार्ट कभी नहीं हो सकते, जी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शन तो बसेस का ट्रक्स है ही नहीं, इसलिए सारे का सारा बसेस का पोर्शन ट्रक कभी हो ही नहीं सकता। तो इस चीज की श्योरिटी निकल के आई ना कि वो अब नहीं है तो कभी हो भी नहीं सकता। सिमिलरली पूछा गया है कि सारे का सारा पोर्शन ट्रक का कार कभी हो नहीं सकता, तो यहां पर ये सिचुएशन क्या हो गई, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हम तो सारे का सारा ट्रक ही कार का पार्ट बना सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है ना। बट कैन नेवर क्या कहता है श्योरिटी में, कि कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा तो है ही नहीं।
हम तो ट्रक को कार का पार्ट बना सकते थे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल ध्यान से करिएगा, स्पेशली कैन नेवर के केस में। दूसरा कहता है ऑल बसेस कैन बी कार्स, क्या कुछ हिस्सा सॉरी सभी के सभी बसेस कार्स हो सकते हैं? सारा बस कार का पार्ट हो सकता है। रीजन, हमें बस और कार के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं गिवन, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन भी ध्यान से समझते रहिएगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के साथ साथ, और मोर ओवर जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसको पहले खुद से सॉल्व करने की सोचिएगा, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन पे आना। कहीं ना कहीं आपको विद इन द क्वेश्चन जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे केयरफुली समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें मैं तो एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स है, बच्चे इन सिचुएशन में फंस जाते हैं और आंसर गलत मार्क कराते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझना। स्टेटमेंट्स हैं आपको, सम फाइल्स आर कवर्स, सिर्फ कुछ ही हिस्सा फाइल्स का ऐसा है जो कवर्स बन के बैठे हैं। नो कवर इज अ फोल्डर, कोई भी हिस्सा जो है कवर का वो फोल्डर नहीं है, ये फोल्डर है और ये फाइल्स है। उसके बाद केवल कुछ डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स हैं, ओनली अ फ्यू डॉक्यूमेंट्स आर फोल्डर्स, मतलब रिमेनिंग पोर्शन जो है वो डॉक्यूमेंट का फोल्डर नहीं है। चलो निष्कर्ष के ऊपर आते हैं। कहता ऑल कवर्स आर डॉक्यूमेंट्स, क्या सारा हिस्सा कवर का डॉक्यूमेंट के अंदर है? श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन है, यहां तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा कहता है सम फाइल्स आर नॉट डॉक्यूमेंट्स, कुछ हिस्सा फाइल्स का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कहां दिखाई दे रहा है? हमें फाइल और डॉक्यूमेंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं गिवन। ओके, तो अगर पूछा जाता कुछ फाइल्स फोल्डर नहीं है तो सही होता, कुछ डॉक्यूमेंट कवर नहीं है तो सही होता, बट फाइल और डॉक्यूमेंट का तो आपस में कनेक्शन नहीं है, तो यहां पर आंसर रहेगा ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना दूसरा, नाइदर नोर। ओनली अ फ्यू मॉनिटर्स आर सीपीयूज, केवल कुछ ही हिस्सा मॉनिटर का ऐसा है जो सीपीयू बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग मॉनिटर सीपीयूज नहीं है। ऑल मॉनिटर्स आर प्रिंटर्स, सारे के सारे मॉनिटर्स जो हैं वो प्रिंटर का पार्ट है, और केवल कुछ प्रिंटर ऐसे हैं जो कीबोर्ड हैं। ओनली अ फ्यू प्रिंटर आर कीबोर्ड, मतलब रिमेनिंग प्रिंटर्स आर नॉट कीबोर्ड, ठीक है। चलो पहला क्या कहता है? कहता है नो सीपीयू बीइंग मॉनिटर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी सीपीयू मॉनिटर नहीं हो सकता। क्या यह संभावना है? जी बिल्कुल गलत, ऐसी संभावना पॉसिबल हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा तो किसका? सीपीयू का मॉनिटर बन के बैठा है। अगर हम कहते हैं कि कोई भी हिस्सा सीपीयू का मॉनिटर नहीं हो सकता, यह संभावना है, तो जो उसका पार्ट बन के बैठा है बेचारा वो कहां चला जाएगा? हम स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ा करवा सकते हैं, तो जहां पर भी स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शंस आएंगी वहां पॉसिबिलिटीज का कोई काम नहीं है। ओके, दूसरा कहता है सम सीपीयूज कैन बी प्रिंटर्स, कुछ हिस्सा सीपीयू का प्रिंटर हो सकता है। अब देखो हमें इस चीज की श्योरिटी है, कुछ पोर्शन तो सीपीयू का ऑलरेडी प्रिंटर बन के बैठा है, ये चेक कर लो, ये सीपीयू है और ये सारे का सारा किसका पार्ट है? प्रिंटर का। तो कुछ ही सीधा सीपीयू का प्रिंटर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें ये पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, तो जिस चीज की श्योरिटी है उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते, इसलिए यहां पर भी आंसर क्या रहेगा आपका? नाइदर नोर ही रहेगा। वैसे रेयर कंक्लूजन है, मैंने दे दिया कि बाय चांस आप अगर कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, अगर इस तरह का कंक्लूजन आता है तो उसमें दिक्कत ना आए आपको। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी 3 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। पहला, पॉसिबिलिटी उन्हीं चीजों में एप्लीकेबल होगी जिनके बारे में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। दूसरा, जिस चीज की हमें श्योरिटी है उसको कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बनाना। तीसरा, जहां भी हमें रियलाइज हो कि पॉसिबिलिटी अप्लाई करने पे हमारी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है। चलो आगे आइए, नेक्स्ट देखिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली अटेम्प्ट करना, हमेशा ही आराम से रिलैक्स होके पहले तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। हो सके तो ये हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग बन सकता है आपके लिए क्वेश्चन, तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको खुद एनालाइज होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको कम टाइम लगता है या ज्यादा टाइम लगता है। अगर लिमिटेड टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको लगता है कि मोर देन 1 मिनट भी लग जाता है कभी कभार, तो इसको सेकेंड राउंड में जाके ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर कंडीशन दी गई है, कहता है जितने भी यहां पर सम अंक हैं, इवन डिजिट है, उसमें एक बढ़ा दिया जाए, तो इवन डिजिट्स में हमें एक बढ़ा देना है, और ओड डिजिट में, विषम अंक में क्या करना है? एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। एक कंडीशन दी गई है किस संख्या में? ये आपको ये संख्या दी गई है, ठीक है।
देन व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स विच आर नॉट रिपीटेड, हमें उन अंकों का योग ज्ञात करना है जो रिपीट ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आपको ये चेंजेस अप्लाई करनी होंगी। ओके, चलो चेंजेस अप्लाई कर देते हैं। कोई भी एक चीज पकड़ लो, या इवन डिजिट पकड़ लो या ऑड डिजिट पकड़ लो, जल्दबाजी में नहीं करना। हो सके तो अगर डिजिट्स बहुत सारे हैं, चाहे तो आप ये नंबर उतार भी सकते हो नीचे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कोशिश करना कि ऑन स्क्रीन ही हो जाए और साथ के साथ आप जो भी चेंजेस कर रहे हो उन्हीं को ही अप्लाई करिए, आपको पूरा नंबर लिखने की नीड ना पड़े। चलो नंबर उतार लिया हमने, हम एक ही नेचर का डिजिट उठा लेंगे। पहले तो सारे इवन डिजिट उठा लो, एक एक बढ़ा दो। 4 का 5 बन गया, 5 का 6 बन गया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 4 का 5 बनेगा, 8 का 9 बन जाएगा। ओड डिजिट में एक एक कम कर देना है, 5 का 4 बन जाएगा, 1 का 0 बनेगा, 7 का 6 बन गया, 3 का 2 बन गया, 9 का 8 बन गया और 5 का 4 बना। अब देखो कौन से डिजिट्स रिपीट नहीं हुए। 5 तो रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है और हमारे पास 6 भी रिपीट हो रहा है। अरे 6 तो हमने चेंजेस नहीं की, 6 का क्या बनेगा, 7 बनेगा। जस्ट अ सेकेंड, 6 का क्या बन जाएगा, 7 बनेगा। तो ये डिजिट हमारे पास ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हुए थे, इनका योग जोड़ ज्ञात कर लो। तो 7 6 13 2 15 8 23 और 9 कितना हो गया, 32 जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर से देखो, आपको पजल का क्वेश्चन अवेलेबल है, सेकेंड राउंड में ही देखेंगे इसे। देखते ही अटेम्प्ट करो। इनइक्वालिटीज बहुत ही ईजी है, ऑन स्क्रीन होना चाहिए सारे का सारा काम। हमें दिया गया है रिलेशन आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी के साथ। अब टी इस वाले स्टेटमेंट का पार्ट है, आर इस स्टेटमेंट का पार्ट है, दोनों में कॉमन पैरामीटर कौन है, यू। जब हम आर से लेके यू तक ही ट्रेवल करेंगे, सिंगल साइन पहले ही दिख गया, तो सिंगल साइन जो है वो डबल साइन की कंडीशन को ट्रू ही नहीं होने देता। मोर ओवर अगर यू टी के बराबर है तो यू की जगह इधर टी प्लेस कर देंगे, तो आर और टी के बीच में डबल साइन एग्जिस्ट करने चाहिए थे। सिंगल साइन डबल साइन को ट्रू नहीं होने देता। एन ग्रेटर देन वी, अगेन देखिए यहां पर कॉमन पैरामीटर कौन है, यू। अब एन से लेके यू तक ट्रेवल करें, साइन का फेस एन की तरफ ओपन है। यू से वी तक ट्रेवल करें, साइन का फेस वी की तरफ ओपन है। मतलब ये दोनों साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब भी साइन एक दूसरे को अपोज करें, आप कुछ भी डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहां पर आंसर क्या रहेगा, नाइदर नो। दोनों के दोनों कंक्लूजन ही गलत थे। नेक्स्ट, क्यू ग्रेटर देन ओ। हाँ जी, फिर से देखिए, क्यू इस स्टेटमेंट का पार्ट है, ओ इस स्टेटमेंट का पार्ट है, कॉमन पैरामीटर कौन है, एल। तो क्यू ग्रेटर देन ओ चाहिए, मतलब साइन का फेस ही क्यू की तरफ ओपन होना चाहिए था। बट यहां पर देखो साइन का फेस अगर हम देखना भी चलेंगे तो ओ की तरफ ओपन है, ठीक है, इस तरफ क्यू की तरफ ओपन है। मतलब यहां पर भी साइन एक दूसरे को क्या है, अपोज कर रहे हैं। तो इसलिए पहला निष्कर्ष गलत। P ग्रेटर देन K की बात करें, हाँ जी ध्यान से देखिए, दोनों में L कॉमन है, तो इस L की जगह P रिप्लेस कर दीजिए। P ग्रेटर देन K चाहिए, दोनों सिचुएशन में साइन का फेस P की तरफ ओपन है। जब तक सिंगल साइन एग्जिस्ट कर रहा है किन्हीं भी दो पैरामीटर के बीच में, तो सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन की कंडीशन ही वैलिड मानी जाती है। आंसर क्या रहेगा, ओनली एंड ओनली सेकंड इज ट्रू, केवल दूसरा निष्कर्ष ही सही है। नेक्स्ट, T ग्रेटर देन W। आप W लेस देन T भी पढ़ सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी प्रैक्टिस है। T ग्रेटर देन W की बात करें, T इसका पार्ट है, W इसका पार्ट है। अब X W के बराबर है तो X की जगह आप W रिप्लेस कर दीजिए। क्वेश्चन को इजी बनाना है, ठीक है, वैसे आपको लिखना नहीं है, बस अंडरस्टैंड करके चलना है कि अगर X W के बराबर है तो जो रिलेशन X बनाएगा बाकी पैरामीटर के साथ, वही रिलेशन W को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अब हमें चाहिए T ग्रेटर देन W या T ग्रेटर देन X, एक ही बात है। तो T ग्रेटर देन X के केस में साइन का फेस T की तरफ ओपन चाहिए, सिंगल साइन एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल साइन की कंडीशन वैलिड मानी जाएगी। Y ग्रेटर देन इक्वल टू V, Y और V, ये देखिए Y ग्रेटर देन इक्वल टू V की अगर बात करें तो Y ग्रेटर देन इक्वल टू X है, फिर X लेस देन इक्वल टू V, मतलब साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। देखो कॉमन पैरामीटर X एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहां पर आंसर क्या रहेगा, ओनली वन इज ट्रू। ये देखिए फिर से आ गया आपको फ्लोर बेस्ड पजल, सेकंड राउंड के लिए छोड़िए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वर्ड फॉर्मेशन का मॉक टेस्ट में गलत कर देते हैं, तो भाई इसको अटेम्प्ट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 35 क्वेश्चन आएंगे, अगर 35 में से एक आधा क्वेश्चन ये छूट भी जाता है तो हार्डली मैटर्स, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप के ऊपर तो इसे अटेम्प्ट करके आना, अदरवाइज स्किप कर दो, मैटर नहीं करती है। एक आधे मार्क्स के पीछे आप तुक्का मार दो, ये खुद भी गलत होगा, जो सही है उसका भी 1/4 ले जाएगा। ठीक है, क्यों रिस्क लेते हो। चलो, तो यहां पर दिया गया है आपको एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करना है, किस किस को यूज करते हुए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। जस्ट अ सेकंड गाइस, चलिए अलार्म बज पड़ा था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो पकड़ लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो कौन कौन से लेटर हैं हमारे पास, आर, ई, यू, एल, ये लेटर्स हैं। तो इन दो सभी को आपस में शफल करो। एक तो रूल वर्ड बन रहे हैं, कॉमन वर्ड, ये तो सबने सुन रखा होता है। प्रॉब्लम आती है कि क्या पता इससे एक्स्ट्रा कोई वर्ड मीनिंगफुल बनता है या नहीं, हमें कौन सा सारी की सारी डिक्शनरी आती है। वर्ड्स तो वही आप सोचेंगे ना जो कभी ना कभी देखे सुने या पढ़े होंगे, चलो चाहे मीनिंग नहीं भी क्लियर। ठीक है, होगा ना ऐसा। तो अगर कॉन्फिडेंस ना बने तो स्किप कर दो, अदरवाइज कॉन्फिडेंट होके ही आंसर मार्क करेंगे। अगर हम ध्यान से देखें, यहां पर एक और मीनिंगफुल वर्ड बनता है, दैट इज ल्योर। ल्योर का मतलब होता है झांसे में या लालच में आना। ठीक है, तो दो हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, तो मोर देन वन की कंडीशन ही देखनी है डायरेक्टली, क्योंकि नेचर जो है आपको क्वेश्चन का पता है किस तरह के पूछे जाते हैं, पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की नीड नहीं है। एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं तो यहां पर हमें आंसर क्या मार्क करना है, वाई। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन देखते ही सॉल्व करो। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, आपको देखते ही इन्हें सॉल्व कर लेना है। इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, कहता क्यू इज द फादर ऑफ आर। क्यू जो है वो आर का पिता है, क्यू इज द फादर ऑफ आर। उसके बाद आर, हु आया, तो यहां पर आर के बारे में बात हो रही है। आर इज द ओनली ब्रदर ऑफ वी। आर जो है वो इकलौता भाई है किसका, वी का। ठीक है, अभी वी का जेंडर नहीं पता। नेक्स्ट, एल इज द फादर इन लॉ ऑफ एक्स। एल एक्स का ससुर है, फादर इन लॉ। ना तो एल डिफाइंड है ना तो एक्स डिफाइंड है, बट आगे ही देखिए हमें एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक्स जो है वो आर की मदर है। ध्यान से समझो, क्यू आर का फादर है, और अगर एक्स आर की मदर है तो क्यू और एक्स जो कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। और एल जो है वो एक्स का फादर इन लॉ है। एक्स का फादर इन लॉ मतलब उसके हस्बैंड का फादर। क्लियर है ये रिलेशन। आगे देखिए, जे इज द सन ऑफ वाई, हु इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू। जे वाई का बेटा है, जे और वाई दोनों ही डिफाइंड नहीं है, बट यहां पर वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हु आ गया तो यहां पर वाई के बारे में बात हो रही है। एंड आता तो जे के बारे में बात होती। ठीक है, तो वाई के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो क्यू की मदर इन लॉ है, क्यू की सास। क्यू की सास कौन होगी, क्यू की पत्नी की मदर कौन होगी, ये वाई। तो वाई अगर क्यू की मदर इन लॉ है तो जे जो है वाई का बेटा है, मतलब वो एक्स का भाई हो गया। अंडरस्टूड। आगे देखिए, एक्स इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जी। एक्स जी की बहू है। अगर एक्स जी, सॉरी एक्स, हाँ ठीक है, अगर एक्स जी की बहू है तो जी जो है वो एक्स का क्या होगा, मदर इन लॉ होगी, क्योंकि एल तो फादर इन लॉ है। क्लियर। आगे, पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ वी। पी वी का ग्रैंड फादर है। अब ग्रैंड फादर कौन सा, मैटरनल है या पैटर्नल है, कुछ भी मेंशन नहीं है, बट पैटर्नल तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये मैटरनल ग्रैंड फादर ही होगा, मतलब पी जो है वो वी के नाना है। अरेंजमेंट बन गई। क्वेश्चन के ऊपर आओ, कहता इफ टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स। अगर टी एक्स की बहू है, डॉटर इन लॉ, तो हमें बताना है टी का रिलेशन वी के विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा। अब एक्स की डॉटर इन लॉ मतलब उसके बेटे की पत्नी, तो टी का वी से क्या रिलेशन है, वो उसकी भाभी है, मतलब के सिस्टर इन लॉ होगी। क्लियर। जे का संबंध आर से बताना है। हाँ जी, जे आर से किस प्रकार संबंधित है, वो उसकी मदर का ब्रदर है, माता का भाई मतलब के मामा, मतलब के मैटरनल अंकल। इफ एच इज द फादर ऑफ एल, ये कंडीशन दे रहा है, फिर से देखिए, अगर एच एल का फादर है, जैसे इसमें कंडीशन गिवन थी यहां पर भी कंडीशन है, चलो मान लेते हैं अगर एच एल का फादर है, ड्रॉ करना है इसको आपको। ओके, देन द रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड जी इज सेम एज द रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। कहता अगर एच एल का पिता बन भी गया तो जो संबंध एच और जी में है आपको वही सेम रिलेशन बताना है, किन दो पर्सन के बीच में होगा। एच और जी में क्या रिलेशन है, एच जी का फादर इन लॉ है, जी एच की डॉटर इन लॉ है, ससुर और बहू का रिलेशन है। तो ऑप्शन के थ्रू उठाओ पेयर क्यू एंड वी। ओके,
तो Q और V में देखिए, Q तो V का फादर है, हमें तो फादर इन लॉ चाहिए। P और J की बारे में बात करते हैं, P और J के बारे में बात करें, P भी J का फादर है, हमें तो फादर इन लॉ वाला रिलेशन चाहिए। L और X की बात करते हैं, हाँ जी, L जो है देखिए X का फादर इन लॉ है और X जो है वो L की डॉटर इन लॉ है। H और G में भी तो यही रिलेशन है, वही सेम रिलेशन L और X में है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है? आगे छोड़ो, सेकंड राउंड में ही देखेंगे इसे भी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी वही सेम कंडीशंस है। पहले आपको रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, पहले पढ़ लो पूछा क्या जा रहा है। ये बोला गया है अगर एक शब्द दे दिया गया है यहां पर फैब्रिकेशन, अगर हर एक वोवल को उसके अगले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब वोवल में एक का इंक्रीमेंट करना है, और हर एक कॉन्सोनेंट को उसके पिछले अक्षर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब कॉन्सोनेंट्स में -1 करना है। ठीक है, वोवल को अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करना है मतलब +1, कॉन्सोनेंट को -1 करना है मतलब उसके प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस करेंगे। तो हमें बताना है जो नई अरेंजमेंट आएगी, देन हाउ मेनी वोवल्स आर देयर, उसमें वोवल्स की काउंटिंग कितनी होगी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। हमारे पास वोवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये क्वेश्चन ओरली करने वाला है, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं कैसे होनी चाहिए। अगर मैं किसी भी वोवल को उसके अगले अक्षर में रिप्लेस करता हूं, जैसे कि ए रिप्लेस होगा बी में, एफ में, आई जे में, ओ पी में और यू वी में, हर एक वोवल अगर हम अगले अक्षर के साथ रिप्लेस करेंगे तो वोवल के बदले में क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट। यही होगा। तो यहां पर वोवल को चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी हम इन चेंजेस को अप्लाई कर देंगे, फाइनली जो अरेंजमेंट बनेगी उसमें वोवल्स की काउंटिंग कितनी है। अब वोवल तो बेचारा कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम वोवल को कन्वर्ट करके या रिप्लेस करके अगले अक्षर के साथ टाइम क्यों वेस्ट करें। बेसिकली कॉन्सोनेंट ही ऐसे हैं जिनके डिक्रीमेंट पे आपको वोवल मिलेगा, और वो कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, ये वाले देखो बैठे हैं। ये 5 कॉन्सोनेंट व्यंजन ऐसे हैं जिनमें आप उनको प्रीवियस लेटर के साथ रिप्लेस करते हैं, मतलब अगर हर एक कॉन्सोनेंट में 1 का डिक्रीमेंट करेंगे तो सिर्फ यही 5 कॉन्सोनेंट होंगे जो वो एक वोवल में कन्वर्ट होंगे। अंडरस्टूड? तो बस आपका सिंपल सा टास्क है, इनमें से देखो कौन कौन सा वोवल यहां पर अवेलेबल है, बी एफ जे पी वी में से। ये देखो एफ आया, बी आया, एफ का पिछला अक्षर ई वोवल बनेगा, बी का पिछला अक्षर ए वो भी वोवल बनेगा, बी एफ जे पी वी और कोई गिवन है नहीं, तो सिर्फ 2 लेटर यहां पर ऐसे हैं जो किस में कन्वर्ट होंगे, एक वोवल में कन्वर्ट होंगे। आपको इसको सोल्व ही नहीं करना, तो बस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है और स्मार्टली प्ले करना है। भेड़ चाल में नहीं आना कि सारे का सारा ही बाकी जैसे सभी कर रहे हैं कि पूरा वर्ड आपने एक्सचेंज कर दिया गिवन लेटर्स को देखते हुए, दैट्स इट। फिर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि अब कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो ऐसे स्मार्टली प्ले करना है आपको। आगे अल्फा न्यूमेरिक देखते ही सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, कहता अगर हर एक संख्या को विद इन द सीरीज रिमूव कर दिया जाए, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड, तो हमें बताना होगा न्यू अरेंजमेंट में 9th फ्रॉम द राइट कौन सा एलिमेंट आने वाला है। तो 9th राइट निकाल लीजिए, बस उसमें नंबर नहीं काउंट होना चाहिए। चेक कर लो, ये तो मैन्युअली करने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर आ गया हैश, क्योंकि वो नंबर्स तो ड्रॉप हो चुके हैं, बस आपको नंबर्स नहीं काउंट करने थे। 4 ऑफ द फॉलोइंग मतलब ओड वन आउट, मतलब कि ये क्लासिफिकेशन की टाइप है, आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की नीड नहीं है, ये क्वेश्चन होगा ही आपका ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन उठाओ, $2 ये देखो $2 लेफ्ट टू राइट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है, $2 उसके बाद M4Z, यहां पर भी देखिए लेफ्ट टू राइट कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है, M के बाद 4, 4 के बाद Z आ रहा है। 7 J ये देखो 7 स्टार और तीसरा एलिमेंट यहां बैठा है, तो यही मेरा ओड वन आउट है, क्योंकि 2 में तो सिमिलैरिटी मिल गई और 5 में से 4 ऐसे होंगे जो सेम रूल को फॉलो कर रहे होंगे, मतलब ए बी डी और ई ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर सेम सीक्वेंस चल रहा है इन एलिमेंट्स का, सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो पाया। आगे विच एलिमेंट विल बी 7th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम द राइट हैंड, जो दाईं ओर से 16वां है उसका 7वां दाईं ओर निकालना है, कौन सा होगा। डायरेक्शन सेम है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, 16 में 7 कम कर दो कितना हो गया, तो हमें 9th राइट निकालना है।
दाईं ओर से 9वां एलिमेंट काउंट करो कौन सा होगा। दाईं ओर से 9वां, ये 3, ये 6 और ये 9, कौन सा होगा? 7, ए ऑप्शन। What will be the product of the number which is fifth from the right and which is fifth from the left? जो दाईं ओर से 5वीं संख्या है और जो बाईं ओर से 5वीं संख्या है, दोनों का गुणांक आपको ज्ञात करना है, कितना होगा? गुणनफल। तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट कौन है? 2, फिफ्थ फ्रॉम द राइट कौन है? 9, तो 9 इंटू 2 आपको करना था, दैट इज 18। समझ आ गया? ये था हमारा आखिरी सिटिंग और पजल के अलावा। अब उठाते हैं सिटिंग और पजल के क्वेश्चन जो हमने अवॉइड किए थे। अब उसमें भी चॉइसेस हैं। अब जैसे कि पहला सेट हमें दिखा था अनसर्टेन पर्सन वाला, इसको मत करना, ठीक है? कभी भी नहीं करना। नॉर्मल सर्कुलर अरेंजमेंट होती, नॉर्मल लीनियर अरेंजमेंट होती, तब हम देखते। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है तो सिचुएशन लेंदी हो सकती है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, तो कभी मत ट्राई करो। इसके अलावा देखिए कौन कौन से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट थे। जैसे कि ये वाली बात करते हैं, कहता 8 पर्सन है, वो एक एक करके सारे के सारे सर्कस देखने के लिए जाते हैं। नो अदर पर्सन वेंट टू द सर्कस अदर देन द गिवन पर्सन। इनके अलावा कोई और पर्सन नहीं है, सिर्फ इन्हीं पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। डे बेस्ड पजल नहीं है, सिर्फ सिंगल एंटिटी के ऊपर बेस्ड है। जैसे हम ऑर्डर एंड रैंकिंग का केस करते हैं ना, कौन हाइट में बड़ा है, कौन हाइट में छोटा है, अकॉर्डिंगली है कौन पहले गया कौन बाद में गया, दैट्स इट। पहली इंफॉर्मेशन देखिए क्या कहता है, कहता ओनली 2 पर्सन वेंट बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं सर्कस देखने के लिए। बी और जी के बीच में कितने पर्सन जाते हैं? 2। अब जी बी से पहले भी जा सकता है, तो आपको 2 केसेस क्रिएट करने हैं इससे रिलेटेड। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, कहता है सी वेंट 2 पर्सन बिफोर बी। सी जो है बी से 2 पर्सन पहले जाता है, मतलब उन दोनों के बीच में एक ही पर्सन का गैप है। यहां पर भी उन दोनों के बीच में एक ही पर्सन का गैप है, क्योंकि सी बी से 2 पर्सन पहले जाता है। 3 पर्सन जाते हैं किस किस के बीच में? सी और ए के बीच में, और ए जो है हु आया तो ए के बारे में बात हो रही है, और ए जो है वो सी के बाद में जाता है। सी और ए के बीच में 3 पर्सन, ए सी के बाद में आएगा, तो 1 2 3 ए यहां पर आ गया। इस सिचुएशन में 1 2 3 ए यहां पर आ गया, क्योंकि ए सी के बाद में जाता है और सी और ए के बीच में 3 पर्सन जाते हैं सर्कस के लिए। ओनली 1 पर्सन वेंट बिटवीन ए एंड एफ। एफ हु वेंट आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर डी। कहता ए और एफ में एक ही पर्सन जाएगा सर्कस देखने के लिए। अगर ए यहां पर है, एक का गैप एफ नहीं आ सकता, तो एक का गैप एफ यहां पर आएगा। और एफ जो है या तो डी के तत्काल पहले या तत्काल में बाद में जाता है, मतलब एफ और डी एडजेसेंट है, सटे हुए हैं, एक साथ जाते हैं, एक के बाद एक, ठीक है? सिमिलरली ए यहां पर है, एक का गैप एफ नहीं आ सकता, तो एक का गैप एफ यहां पर आएगा। और यहां पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन देखिए काउंटिंग में 8 हो चुके हैं, 4 ये हैं 4 ये हैं, और डी जो है एफ के पहले या बाद में जाता है तत्काल, तो यहां पर डी एफ से जस्ट पहले जा रहा है, क्योंकि आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिफोर डी इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर ई। जितने व्यक्ति डी से पहले जाते हैं वो एक ज्यादा है नंबर में, इससे एक ज्यादा है जितने ई के बाद जाते हैं। जैसे कि इस सिचुएशन में देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन इधर भी 8 एडजस्ट हो गए। डी से पहले कितने पर्सन जाते हैं? 7। तो ई के बाद कितने जाएंगे? 6, क्योंकि ई के बाद जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक ज्यादा है। कौन? डी से पहले जाने वाले व्यक्ति। डी से पहले 7 व्यक्ति जा रहे हैं, तो ई के बाद 6 व्यक्ति जाएंगे, तो मतलब ई सेकंड प्लेस पे आएगा। सिमिलरली डी से पहले 6 व्यक्ति जा रहे हैं, तो ई के बाद 5 व्यक्ति जाएंगे। क्लियर है? आगे, एच डिड नॉट गो आफ्टर जी। एच जी के बाद नहीं जाता। अब एच यहां पर आएगा और एच तो जी के बाद जा रहा है, मतलब ये वाला केस हो गया कैंसल। ठीक है, इसी में ही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट बिफोर बी। बी से पहले कौन जा रहा है? जी, बी से पहले ई और सी दोनों जा रहे हैं। ऑप्शन पकड़ो, आपको सी अवेलेबल है, इसी को ही मार्क करिए। If all the person went to the circus in alphabetical order from last to first, इसको थोड़ा केयरफुली पढ़िएगा। नीचे से लेके ऊपर तक अगर हम सभी पर्सन को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते हैं, तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते? चेक कर लो फिर। अब नंबर लेटर कौन से हैं, पर्सन कौन से हैं? ए से लेके एच तक बोलते रहो, ए बी सी डी ई एफ जी एच।
क्या कोई भी लेटर आपको सेम पोजीशन पे बैठा हुआ दिखा? नहीं दिखा ना, आंसर वुड बी नन, कि कोई है ही नहीं। 4 ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्लासिफिकेशन है। उठाओ पहला ऑप्शन, सी और एच। सी और एच के बीच में 2 का गैप है और एच सी के बाद में है, पैटर्न को भी पढ़ते रहो। बी और जी, बी और जी के बीच में 2 का गैप है और जी बी के बाद में है, ठीक है। ए और डी की बात करते हैं, ए और डी में भी 2 का गैप है और डी ए के बाद में है, सेम पैटर्न चल रहा है अभी तक। ई और ए के बारे में बात करते हैं, ई और ए में भी 2 का गैप है और ए ई के बाद में है, तो आंसर आ गया जी और डी। क्योंकि बाकी चारों तो सेम रूल फॉलो कर रहे थे। जी और डी चेक कर लो, जी और डी के बीच में देखो 1 पर्सन है। इसके अलावा सभी ऑप्शन में जो भी पेयर दिया गया है पर्सन का, उनमें 2-2 व्यक्ति आ रहे हैं। Who among the following went to the circus at 5th when counts from the first? अगर हम पहली पोजीशन से काउंट करना शुरू करें तो 5वें नंबर पे कौन जा रहा है? ए जा रहा है। तो ए देखिए ऑप्शन में है नहीं, बी और डी में से कोई एक आंसर है। द वन हु वेंट 2 पर्सन्स आफ्टर ई, क्या ए ई के 2 पर्सन बाद आ रहा है? नहीं, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बन रहा। चेक कर लो, हु वेंट इमीडिएटली बिफोर जी, देखो ए जी से जस्ट पहले जा रहा है। क्लियर? आगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वेंट 3 पर्सन बिफोर एफ, एफ से 3 व्यक्ति पहले कौन जा रहा है? 1 2 3, ये एच जा रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट एक बार बन गई, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। तो इसको कोशिश पूरी करनी है कम से कम टाइम में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके मार्क हो जाए। ठीक है, विजिबल हो रहा है ना आपको एंड तक सारा? परफेक्ट। चलो इसके अलावा देखिए और कौन सा था हमारे पास। इसी के बाद था हमारे पास एक फ्लोर बेस्ड पजल भी, करते हैं सॉल्व। कहता 8 व्यक्ति दिए गए हैं, वो सारे के सारे एक ही बिल्डिंग के 8 स्टोरी बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स पे रह रहे हैं। लोअर मोस्ट फ्लोर को नंबर 1 का नाम दिया है, उससे ऊपर 2 का एंड सो ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर को नंबर 8 का। कोई भी 2 व्यक्ति वो सेम फ्लोर पे नहीं रहते, तो यहां पर हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? हमेशा फ्लोर्स को, क्योंकि उन्हीं का ही हमारे पास एक डेफिनेट सीक्वेंस अवेलेबल है। चलिए फ्लोर हमने मेंशन कर दिए, कंफर्म, टेबल बना दिए। पॉसिबिलिटीज अगर बनती होंगी तो उसके लिए, ठीक है, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। पहली इंफॉर्मेशन पढ़िए, कहता एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, एस सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो उस पे इवन नंबर्ड फ्लोर, इसमें यहां पर कितने रहेंगे? 4, 2 4 6 8, होल्ड पे रखो, 4 केसेस क्रिएट नहीं करने। जहां भी लगे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, अगली इंफॉर्मेशन गो थ्रू कर लो, क्या पता आपको एस से रिलेटेड और क्लू मिल जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता भी है। आगे देखिए, ये देखो एस से रिलेटेड आया, कहता टी जो है वो एस के 3 फ्लोर ऊपर रहता है। अब सुनिएगा ध्यान से, एस इवन नंबर्ड फ्लोर पे है, तो एस के लिए 8वां और छठा फ्लोर कैंसल, क्योंकि एस अगर मैं यहां पर भी एस अगर मैं छठे फ्लोर पे भी ले लेता हूं तो 3 फ्लोर ऊपर टी आना चाहिए, कहां बिठा दोगे? तो एस से रिलेटेड 2 ही केसेस बने, या तो एस सेकंड फ्लोर पे होगा या तो 4th पे होगा। टी एस के 3 फ्लोर ऊपर है तो टी यहां पर आया, इस केस में टी यहां पर आ गया, टी एस के 3 फ्लोर ऊपर बैठा हुआ है। आगे, एज मैनी पर्सन लिव अबव टी एज बिलो यू, जितने टी के ऊपर रह रहे हैं उतने यू के नीचे रह रहे हैं। टी के ऊपर 1 है, यू के बिलो में भी 1 होगा। टी के ऊपर 3 है, यू के बिलो में भी कितने हैं? 3 ही व्यक्ति हैं। आगे, 2 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में 2 का गैप है, तो अगर यू यहां पर है 2 का गैप वी यहां पर ही बनेगा। बट यहां पर देखिए यू यहां पर है तो 2 का गैप वी यहां पर भी आ सकता है फर्स्ट फ्लोर पे, यू यहां पर है 2 का गैप वी यहां भी आ सकता है 7th फ्लोर पे। केसेस बने, पॉइंट को होल्ड पे रखिए, अगली इंफॉर्मेशन पढ़िए। कहता है एज जेड लिव्स इमीडिएटली अबव वी, जेड वी के जस्ट ऊपर रहता है, तो जेड इस केस में यहां पर आ गया। यहां वी ले नहीं सकते क्योंकि जस्ट ऊपर क्या आना चाहिए? जेड आना चाहिए, और यू और वी के बीच में 2 का गैप था, तो यू यहां पर है 2 का गैप में वी यहां पर आया, जेड वी के तत्काल ऊपर फ्लोर पे रहता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच में केवल एक व्यक्ति आ रहा है। नेक्स्ट, W लिव्स 3 फ्लोर बिलो X, W X के 3 फ्लोर नीचे रहता है, X के 3 फ्लोर नीचे, यहां तो देखो W आ ही नहीं सकता, तो ये वाला केस कैंसल। चेक कर लो, W X के 3 फ्लोर नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, आगे, अगर V T से संबंधित है, V इज रिलेटेड टू T, कैसे संबंधित है V T से? V जो है वो T के 2 फ्लोर ऊपर बैठा है। सिमिलरली U S से संबंधित है, U देखो S के 2 फ्लोर ऊपर रहता है,
एक पर्सन रहता है, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है, फ्रेम दोबारा नहीं पढ़ना। तो हमें बताना है इसी सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए कौन सा पर्सन रिलेटेड होगा वाई से। तो कौन वाई से संबंधित है, तो चेक कर लो, वाई के 2 फ्लोर, मतलब इधर वाई रह रहा है, तो वाई के 2 फ्लोर ऊपर कौन आ रहा है, डब्ल्यू। सेम रिलेशन। इफ ऑल द पर्संस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक जब सारे के सारे पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए जाएं, तो कितने पर्सन ऐसे हैं जो आपको सेम पोजीशन पे दिखाई देंगे। चलो कहां से शुरू हो रहा है, एस से। देखते रहो, बोलते रहो, जो आपको सेम प्लेस पे बैठा मिले उसको काउंट कर लेंगे। ये देखो, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कोई भी नहीं मिला, आंसर वुड बी नन। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स 2 फ्लोर्स अबव यू, यू के 2 फ्लोर ऊपर कौन रहता है, एक्स रहता है, ठीक है। चलो चेक करो, क्या एक्स ऑप्शन में है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। द वन हु लिव्स, ये मतलब एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक्स जो है वो 2 फ्लोर्स बिलो है डब्ल्यू के, एक्स डब्ल्यू के 2 फ्लोर नीचे है, गलत हो गया, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये देखो, जो 6th फ्लोर पे रह रहा है, 6th पे ही तो रह रहा है जो यू के 2 फ्लोर ऊपर रहता है। सम ऑफ द फ्लोर नंबर एक्स एंड यू, एक्स और यू की फ्लोर नंबर संख्या का सम बताना है। 6 और 4 10 आ गया। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, सम संख्या वाली मंजिल पे कौन कौन रहता है, यहीं से ही पकड़ लो, जेड एक्स यू एस, जेड भी है, एक्स भी है, यू भी है, मतलब तीनों के तीनों रह रहे हैं, ऑल 1 2 एंड 3 4, ठीक है। चलो इसके अलावा एक हमारे पास मंथ बेस्ड पजल भी आया था, मतलब 4 अरेंजमेंट है सिटिंग और पजल के, एक्सपेक्टेड है 4 ही आएंगे आपको, ओके। घबराना क्या है इसमें, सभी को आएंगे, वो तो अकेला आपको थोड़ा आएंगे। 8 व्यक्ति दे दिए गए, वो 4 डिफरेंट डेट में काम करते हैं या ज्वाइन करते हैं कंपनी। डेट कौन कौन सी है, 17 और 18, और मंथ कौन कौन से हैं, मार्च अप्रैल जून और अगस्त, ठीक है, ऑफ द सेम ईयर। तो बना लेते हैं, मार्च अप्रैल जून अगस्त, कौन कौन सी 2 डिफरेंट डेट है, 17 और 28, 17 मार्च 28 मार्च, 17 अप्रैल 28 अप्रैल, 17 जून 28 जून, 17 अगस्त 28 अगस्त। तो ध्यान से देखिएगा, 2 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन है, 2 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन है। 31 वाला कौन कौन सा है, मार्च और अगस्त का। अप्रैल और जून में 30-30 दिन होते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो वर्बली ध्यान में रखिएगा। पहली कंडीशन, एस ज्वाइंड द कंपनी ऑन इवन नंबर डेट एंड 3 पर्संस बिफोर वाई। एस जो है वो सम संख्या वाली तारीख को ज्वाइन करता है कंपनी, मतलब वो 28 तारीख को ज्वाइन करता है, और वो किससे पहले ज्वाइन करता है, 3 पर्संस पहले, किससे, वी से। मतलब एस जो है वो 28 अगस्त और 28 जून को तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि एस वी से 3 पर्सन पहले ज्वाइन करता है, मतलब वी जो है वो एस के 3 पर्सन बाद होना चाहिए। तो एस यहां लोगे, 3 का गैप, 2 के गैप में वी आएगा नहीं 3 पर्सन बाद, यहां भी नहीं आएगा। तो एस से रिलेटेड 2 ही केस बने, या तो वो 28 मार्च को ज्वाइन करता है या 28 अप्रैल को। किससे 3 पर्सन पहले, वी से, मतलब वी एस के 3 पर्सन बाद होगा। 1 2 वी यहां पर आ गया, 1 2 वी यहां पर आ गया, क्लियर है। आगे, P ज्वाइंड द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर V, P जो है V के तुरंत बाद कंपनी ज्वाइन करता है, दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई करवाइए। एज मैनी पर्सन ज्वाइंड द कंपनी आफ्टर P एज बिफोर यू, जितने व्यक्ति P के बाद ज्वाइन करते हैं उतने ही U से पहले ज्वाइन करते हैं। P के बाद इधर 2 ज्वाइन कर रहे हैं, U से पहले भी 2 व्यक्ति ज्वाइन करेंगे कंपनी को। W ज्वाइंड 4 पर्सन बिफोर R, W R से 4 पर्सन पहले ज्वाइन करता है कंपनी, मतलब W और R में 3 पर्सन का गैप हो गया। W R से पहले ज्वाइन करता है, मतलब टॉप पे W होना चाहिए, 3 के गैप में फिर R होना चाहिए। चेक करो, अगर मैं W यहां ले लेता हूं तो 3 के गैप में R यहां पर आ गया, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट ही नहीं बनता, एक ही केस बना, ठीक है। यहां पर आ जाइए, W यहां पर है 1 2 3, R आ नहीं सकता, तो W यहां पर ही बिठाना पड़ेगा, 1 2 3, R तभी यहां पर आएगा, ठीक है। आगे, T ज्वाइंड आफ्टर Q बट नॉट इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, T जो है वो Q के बाद तो ज्वाइन करता है क्योंकि 2 ही पर्सन रहे, Q और T, बट T जो है वो इवन नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में ज्वाइन नहीं करता। यहां देखिए T कहां ज्वाइन कर रहा है, 30,
जून में 30 दिन होते हैं ना, इवन नंबर ऑफ डेज है, तो ये वाला केस कैंसिल। टी तो 30 दिन वाले महीने में ज्वाइन ही नहीं करता, यहां टी अगस्त में ज्वाइन करता है और अगस्त में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। चलो बस बन गई अरेंजमेंट फिर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? ऑप्शन उठाओ। 17 मार्च को देखो आर आ रहा है, 17 मार्च को क्यू है, गलत। 17 अप्रैल को वी, 17 अप्रैल को यू आ रहा है, ये भी गलत। 28 अगस्त को एस, हाँ जी 28 अगस्त को आर आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 28 जून को पी, चेक करो 28 जून को, ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन। टी कौन सी महीने की किस तारीख को ज्वाइन करता है? टी के बारे में इंफॉर्मेशन 17 अगस्त, 17 अगस्त ये है भाई। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ज्वाइंड ऑन एन ओड नंबर डेट? विषम तारीख को कौन ज्वाइन करता है? यहीं से ही पढ़ लो, क्यू यू वी टी, चारों में से कौन है? वी अवेलेबल है, आंसर हो गया। क्लासिफिकेशन देखो, 4 ऑफ द फॉलोइंग है, पढ़ो। एस डब्ल्यू पी आर यू, कौन कौन है? एस डब्ल्यू पी आर, क्लियरली पता चल रहा है यू, क्योंकि एस डब्ल्यू पी आर इवन नंबर डेट पे आ रहे हैं, यू अकेला ओड नंबर डेट पे बैठा हुआ है, ठीक है, ई ऑप्शन। एज मैनी पर्सन ज्वाइंड बिफोर एस एज आफ्टर, कहता है जितने एस से पहले हैं उतने किसके बाद हैं? टी के बाद हैं। ये देखो, एस से पहले एक है, टी के बाद में भी क्या है? एक ही पर्सन है, ठीक है। अब टी तो ऑप्शन में नहीं गिवन, इन दोनों के बारे में पढ़ो। कहता जो 17 अगस्त को है, क्या टी 17 अगस्त को है? पहला ऑप्शन ही सही है, मतलब ऑप्शन भी घुमा फिरा के दिया गया है देखो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग तो बनाना है। अगर पजल इजी है तो क्वेश्चन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग आ सकते हैं, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है इन चीजों की, ठीक है। चलो, एक हमारा सेट रह गया स्टार्टिंग में, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस को लेके। अ सर्टेन पर्संस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, सभी का फेस उत्तर दिशा में है, पहली कंडीशन। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड पी, और पी जो है वो किसके थर्ड राइट पे है? क्यू के, ठीक है। तो केसेस क्रिएट होंगे, क्योंकि यू और पी के बीच में 3 पर्सन बिठाने हैं आपको। हमें क्या पता कि यू पी के लेफ्ट में बैठे है या राइट में बैठे है? 2 केसेस बन गए, और पी क्यू का थर्ड राइट है, पी क्यू के दाईं और तीसरा है, तो क्यू पी का बायां तीसरा होगा। पी का बायां तीसरा यहां पर आ गया क्यू, पी का बायां तीसरा यहां पर आ गया क्यू। आगे, ओनली 4 आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड जी। अब देखो ध्यान से, क्यू और जी के 4 पर्सन है बीच में, अब कहां बिठाएं? राइट में बिठाएं या लेफ्ट में? 4 केसेस बनेंगे, इस पॉइंट को होल्ड पे रखो, केसेस क्रिएट कर रहा है। मैंने क्या कहा था, जब भी केसेस ज्यादा क्रिएट हो अगली इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर लेना। यहां मेंशन्ड है कि एल जो है वो जी का सेकंड लेफ्ट है, बाईं और दूसरा, कौन? एल, किसके? जी के। अब ध्यान से समझो, हमें क्यू और जी के बीच में 4 पर्सन चाहिए थे। अगर मैं क्यू के राइट में बिठाता हूं जी को, पहले केस में 1 2 3 4, सपोज यहां पर जी आ जाता है, तो जी का सेकंड लेफ्ट तो पी बैठा हुआ है, हमें तो एल को बिठाना है, मतलब जी यहां नहीं आ सकता, तो जी जो है वो क्यू के लेफ्ट में बैठा होगा। और क्यू और जी के बीच में कितने पर्सन है? 4 पर्सन है, और जी का सेकंड लेफ्ट कौन बैठा हुआ है? एल बैठा हुआ है, क्लियर है। सिमिलरली यहां पर आइए, अगर क्यू के राइट में जी को बिठाते हैं 1 2 3 4, जी यहां पर आएगा, फिर जी का सेकंड लेफ्ट तो एल होना चाहिए, बायां दूसरा, यहां तो ऑलरेडी पी मिलेगा, तो यहां पर भी क्यू और जी के बीच में अगर 4 पर्सन है तो जी को क्यू के बाईं ओर बिठाना है, और जी का सेकंड लेफ्ट कौन है? बायां दूसरा कौन है? एल अवेलेबल है, क्लियर, विजिबल हो रहा है, ठीक है। ये आपको आई नहीं, एल है गिवन, ये एल है। आगे देखिए, इसको यूज कर चुके हैं हम। के जो है वो नेबर है एल का, और सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। के एल का पड़ोसी है, अब एल का पड़ोसी के यहां भी हो सकता है, उसके बाईं ओर भी हो सकता है, सेम विद दिस केस। मतलब मान लेते हैं के एल का पड़ोसी है और वो किसी एक्सट्रीम एंड से तीसरे प्लेस पे है। एक्सट्रीम एंड केवल लेफ्ट हैंड ही होगा, राइट हैंड तो होने से रहा। आगे देखिए, ओनली 5 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अगर मैं के को यहां बिठाता तो 5 के गैप में एन नहीं आ सकता, ऑब्वियस सी बात है, फिर के यहां बैठा होगा और वो बाएं छोर से तीसरे प्लेस पे है। के एल का पड़ोसी था ना, इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूं। अगर के को यहां बिठाते तो ये देखो 5 के गैप में कौन होना चाहिए? एन अवेलेबल होना चाहिए, बट इधर तो क्यू है, चेक कर लो, तो के यहां बैठा होगा, 5 के गैप में 1 2 3 4 5, यहां एन आ गया,
1 2 3 4 5, सॉरी रुकिए, 1 2 3 4 5, यहाँ n आ गया। ओके, और k जो है वो बाएं छोर से कौन से प्लेस पे है, तीसरे प्लेस पे है। विजिबल हो रहा है? मेरे पास जगह कम है, मैं वो स्क्रीन से बाहर जा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। पहला लास्ट पॉइंट रह गया, n इज द नेबर ऑफ u, n u का पड़ोसी है, तो ये वाला केस कैंसिल। ठीक है, n u का पड़ोसी होना चाहिए, यहां तो बन ही नहीं रहा, तो ये वाली अरेंजमेंट में आंसर आ गया आपका। ओके, अब यहां पर हमें ये नहीं पता कि p के राइट में कितने पर्सन है। अगर पूछे ना पहला क्वेश्चन ही, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने यहां पर कौन सा कंडीशन को फुलफिल करवाया अभी। ठीक है, आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू का बायां चौथा कौन है, जी। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अरेंजमेंट के हिसाब से, कहता 6 पर्सन बिटवीन यू एंड क्यू। चेक करो, क्या यू और क्यू में 6 पर्सन है, भाई एक भी नहीं है। के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एल, क्या के एल के इमीडिएट राइट पे है, नहीं, इमीडिएट लेफ्ट पे आ रहा है। ठीक है, ये भी गलत करो। एक सेकेंड, हाँ ठीक किया हमने। 3 पर्सन बिटवीन जी एंड यू, जी और यू के बीच में 3 पर्सन, ठीक है, बट एक ऑप्शन देखो क्या गिवन है, मोर देन वन इज ट्रू, मतलब एक से ज्यादा विकल्प सही है। अगर ये वाला सही, ये गलत हो गया तो सी ऑप्शन, अगर ये सही हो गया तो ई ऑप्शन आंसर होगा। चेक करो चौथा ऑप्शन, एन सिट्स एडजेसेंट टू जी, एन जी के बगल में है, गलत, सी ऑप्शन आंसर। अगर ये सही हो जाता ना तो हम ई को मार्क कर देते। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एल एंड पी, एल और पी के एग्जैक्टली मिड में कौन है, तो ये काउंट करो, 4 4 8 9 पर्सन है, एग्जैक्टली मिड में कौन आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, इफ P सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अगर P चरम छोर पर आता, मतलब इसके दाईं ओर कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा, तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं रो में कितने हैं। अब बता सकते हो क्योंकि कंडीशन आ गई ना, P के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, काउंट करो, 3, K और N के बीच में 5 पर्सन थे, 3 यहां तक, 5 8 9 10 11 12 13 14 पर्सन बैठे हैं ओवरऑल। ठीक है, बताओ जी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, ओवरऑल सेशन कैसा रहा, और आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, जो भी आपका स्कोर कार्ड है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सेशन कैसा लगा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा। जो भी फ्रूटफुल आपके सजेशंस होंगे उनको आगे आने वाले मॉक टेस्ट के अंदर मैं अप्लाई कर दूंगा। आफ्टर ऑल आपका फायदा होना चाहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक के अंदर लैक कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे सिलोजिज्म में ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट है, ब्लड रिलेशन में कोडिड टाइप का कंसेप्ट है, सिटिंग अरेंजमेंट में अनसर्टेन पर्सन वाला कंसेप्ट है, पजल के अंदर बॉक्स बेस्ड पजल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई भी चैप्टर का कोई भी टाइप का आपका डाउट है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो जाके गो थ्रू कर सकते हो। 12 घंटे का वीडियो है जिसमें पूरे के पूरे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ब्लड रिलेशन कहां पर होगा, कितनी टाइमिंग पे जाके मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है। हर टाइम स्टैम्प पे आपको एक टॉपिक मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कीजिए, उस टाइमिंग से ही आपका वो टॉपिक शुरू हो जाएगा। जैसे सिलोजिज्म की बात करता हूं, सिलोजिज्म शुरू हुआ है 6 घंटे 9 मिनट 22 सेकंड पे, पूरी वीडियो में यहां पर 6 घंटे 9 मिनट 22 सेकंड के टाइमिंग पे सिलोजिज्म शुरू हो रहा है। इस टाइम पे जस्ट क्लिक करना है, सिलोजिज्म शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस टाइमिंग पे सपोज पजल है तो पजल शुरू हो जाएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। कोई भी पॉइंट में डाउट है पढ़ लो, सब कुछ कवर अप करवा रखा है, और गारंटेड आपको पूरा पूरा समझ आएगा यहां से, फॉर श्योर। ठीक है, चलो इस सेशन में इतना ही। स्कोर कार्ड जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जल्दी ही मिलूंगा और ज्यादा बेहतरीन और मेमोरी बेस्ड पेपर के साथ। क्लियर, टेक केयर।